चलिए तो आज हम लोग लाइट के दो फिनोमिना के बारे में जानेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पहले हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के केस में जो है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही मीडियम में होता है। मान लेते हैं कि हमारा एक कोई सरफेस है, प्लेन सरफेस है, इस पे जो है लाइट फॉल कर रही है, तो सोर्स से जो लाइट आएगी इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं सरफेस के साथ, जो है एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं सरफेस के साथ, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज इक्वल टू एंगल आई। और जितना एंगल से इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल से ये रेज रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। तो नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच के जो एंगल होता है, इस एंगल को हम आर कहेंगे और इस रे को हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के इक्वल होता है, और जो इंसिडेंट एंगल है, एंगल आई जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा होगा और 90 डिग्री से कम रहेगा। क्योंकि जब 0 डिग्री एंगल पे होगा उस समय रिफ्लेक्शन होगा नहीं, सरफेस से उस समय पैरेलली निकल जाएगा। जब परपेंडिकुलर फॉल करेगा तो उसी पे वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो एंगल आई को हम लोग जो है 0 और 90 के बीच में रखते हैं, और ये लॉ कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के इक्वल होता है। अगर देखा जाए तो इस रेंज को इस प्रकार से, इस तरह से ये अपने अगर बिना डाइवर्ट हुए डिफ्लेक्ट हुए निकलता तो कुछ इसका ए ट्रैक होता। तो कितना एंगल डिफ्लेक्ट हो गया अपने पाथ से, तो इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम डेल्टा से डिनोट करें। तो डेल्टा जो एंगल है, देखिए यहाँ से डेल्टा एंगल है, उसके बाद डेल्टा प्लस एंगल आई प्लस एंगल आर, ये मिलकर कितना 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें, डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल आई प्लस एंगल आर के इक्वल होगा। अब इस लॉ को देखें कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि जो डेविएशन एंगल है दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस जो होगा ट्वाइस ऑफ एंगल आई कहें, या दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ऑफ ट्वाइस ऑफ एंगल आर कह सकते हैं। इस प्रकार से जो है हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। रिफ्लेक्शन के केस में लाइट जो होगा एक ही मीडियम है, जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होगा, दूसरे मीडियम में नहीं जाता है। और दूसरी बात यह है कि यदि हम कहें कि जो इंसिडेंट रे है वो डिफरेंट वेवलेंथ का हम इंसिडेंट रे को फॉल कराते हैं, तब हम देखें कि क्या रिफ्लेक्टेड रे पे प्रभाव पड़े। या सिंपल शब्दों में कहें, डिफरेंट वेवलेंथ का मतलब हुआ कि हर कलर का अपना अलग अलग वेवलेंथ होता है। अगर विजुअल लाइट की बात करें तो रेड लाइट का वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉन होगा, जबकि वहीं वायलेट लाइट की बात करें तो 3900 एंगस्ट्रॉन होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हम ब्लू लाइट कहें, येलो लाइट कहें, ग्रीन लाइट कहें, अलग अलग कलर के लाइट को जब हम इंसिडेंट कराएंगे तो रिफ्लेक्टेड एंगल पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होता है। जो रिफ्लेक्शन है वो वेवलेंथ से इंडिपेंडेंट होता है। और सेकेंड लॉ कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि एंगल इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, जो तीनों हैं एक ही प्लेन में लाई करते हैं।
incident ray, reflected ray and normal all are lies in the same plane. Incident ray, reflected ray and normal all are lies in the same plane. तो ये जो है बेसिक कंसेप्ट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, जिसमें हम कहें कि जिस मीडियम से लाइट आती है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी। एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा। एंगल ऑफ डेविएशन की बात होगी तो 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यह जो रिफ्लेक्टेड रे है वो वेवलेंथ से इंडिपेंडेंट होता है। तो ये बेसिक आपको कंसेप्ट था। चलिए अब हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन या ट्रांसमिशन कहें तो इस केस में जो है लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है। मान लेते हैं कि हमारा इंसिडेंट रे है, दो डिफरेंट मीडियम को चूज कर लेते हैं। ऊपर का मीडियम को हम कहते हैं एयर है और नीचे हम कह रहे हैं कि वाटर है। दो डिफरेंट मीडियम है। अब हम यहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम कहेंगे एंगल आई कहेंगे। तो क्या होगा कि चूंकि ये लाइट जो है अब रिफ्रैक्शन की फिनोमिना हमें मिलेगा, इसका मतलब है कि लाइट जो है अब एयर से वाटर में इंटर कर रहा है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगा। तो सम ऑफ द पार्ट्स जो होगा उस लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्शियली पार्ट जो है वो दूसरे मीडियम में इंटर करेगा। मान लेते हैं कि कुछ इसका पार्ट जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, ये जो रे कहलाएगा वो रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा। एंड कुछ हिस्सा हम कहते हैं कि इसका इस मीडियम में आएगा। तो वह उसका ट्रैक कैसा होगा, जाना तो चाहिए। अगर एक्चुअल में इस मीडियम में इंटर करे तो लाइट का जो इंसिडेंट रे का जो पाथ है कुछ ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम लोग जो इस स्नेल्स का जो नियम है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उसको देखेंगे और फिर हम बताएंगे कि इसका ट्रैक कैसा होगा। तो देखिए दो लॉ रिफ्रैक्शन में भी है। फर्स्ट लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, जो पॉइंट जहाँ पे मिट कर रहा है, पॉइंट जो है क्या है, एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, एक ही प्लेन में है। तो फर्स्ट नियम वहीं लागू हुआ। सेकेंड नियम स्नेल्स का कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो साइन वैल्यू है, यानी साइन आई, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो साइन मान है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन मान है, साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा। किसके इक्वल होगा, μ/1 के इक्वल होगा। यह रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है। मान लेते हैं कि जो एयर है इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और जो वाटर है सेकेंड मीडियम है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कहते हैं μ2 है। देन μ1 इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाई μ1 के इक्वल होगा। वेयर जहाँ पे μ1 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, या कहें यहाँ पे 2 किसके है, वाटर है मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये हमारा μ1 है और दिस इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाई μ1। यदि सिमिलरली यदि μ12 की बात करें तो दिस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, दिस इज इक्वल टू μ1 डिवाइडेड बाई μ2 के इक्वल होगा। तो स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2
1। यदि हम लोग इसको लिखें तो साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, दिस इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाई μ1 के इक्वल है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वेलोसिटी के चेंज, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हम लोग देखते हैं कि जब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होता है। एटेन्यूएशन प्रोसेस होगा, चूँकि वेलोसिटी चेंज होने का मतलब हुआ, तो हम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम कंसेप्ट को देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम म्यू कहें, तो वो हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान जो होगा 1 या 1 से बड़ा होता है। तो इसी के आधार पे अब हम लोग डिफिनेशन बनाएंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। यदि हम कहें, देखिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डिफिनीशन कहता है म्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज सी के इक्वल होगा, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अब देखिए कि चूंकि वैक्यूम में लाइट की स्पीड जो होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, और मीडियम में यदि बात करेंगे तो जैसे जैसे डेंसर मीडियम में लाइट इंटर करेगा उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो वेलोसिटी कम होगा, इसका मतलब निश्चित रूप से Vm का जो मान होगा, Vm एज जो होगा लेस देन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि एयर की बात करते हैं, लेस देन इक्वल टू हो सकता है, इक्वल हो सकता है रेयरर केस में जब एयर की बात होगी, तो उस समय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब इक्वल होगा तो कट के किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। यदि लेस देन हो, हम कहें वाटर है, डायमंड है, तो इस केस में जो है अब वेलोसिटी घटकर 2.2 × 10⁸ इस तरह से हो जाएगा। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान जो है 1 से बढ़कर 1.3, 1.67 इस तरह से जो है वैल्यूज प्राप्त होगी। तो चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 या 1 से बड़ा होता है, तो इसके आधार पे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर रहे हैं क्या, कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो चलिए, हम अगर μ1 की बात किए थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम माने थे कि एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, देन μ1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 की बात करें V1 लिखते हैं। एंड μ2 का मतलब हुआ कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कौन सा मीडियम है, 2 मीडियम है, इसलिए इसकी वेलोसिटी को हम कहते हैं V2 कहते हैं। इस मीडियम को हम 1 बोले हैं और इस मीडियम को हम 2 बोल रहे हैं। तो अब यहाँ से देखिए, दोनों के रेशियो को निकालते हैं, μ2 बाई μ1। μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू कितना होगा, μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू, μ2 किसके इक्वल है, c डिवाइडेड बाई V2, एंड μ1 इज इक्वल टू जो है c डिवाइडेड बाई V1। तो यहाँ से देखिए ये रिवर्स होगा और कैंसिल आउट होकर मिला μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू V1 बाई V2। इस प्रकार से जो स्नेल्स लॉ किस μ2 बाई μ1 किसके इक्वल है, साइन आई अपन में साइन आर के इक्वल है। तो दैट इज यहाँ से हमें पता चला कि साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 इज इक्वल टू V1 बाई V2। और हम लोग रिलेशन जानते हैं, न्यू इज इक्वल टू जो होता है c बाई लेमडा के इक्वल होता है। तो लेमडा के टर्म्स में भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं, c स्पीड ऑफ लाइट है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे दिस इज आल्सो इक्वल टू λ1 डिवाइडेड बाई
लेमडा 2। इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, जबकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वेवलेंथ से इंडिपेंडेंट होगा। लेमडा पे भी निर्भर करेगा कि किस कलर का लाइट है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी प्राप्त होगा। और दूसरी बात है कि जब रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है, जबकि हम लोग रिफ्लेक्शन की बात किए थे तो उसमें लाइट जो है एक ही मीडियम में होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि जब दूसरे मीडियम में लाइट इंटर करेगा तो उसका ट्रैक क्या होगा। तो मान लेते हैं कि यदि हम कहें कि जो μ2 जो है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू जो है किसके इक्वल है, μ2 के इक्वल है। इफ मान लेते हैं कि μ2 इज ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा हो तो, ग्रेटर देन 1 कहने का मतलब किन परिस्थिति में μ2 का मान एक से बड़ा होगा। μ2 इज इक्वल टू किसके है, μ2 इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाई μ1, और इसका मान 1 से बड़ा कब होगा, तो हम लोग जानते हैं कि साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2 के इक्वल है। तो अब देखिए 1 से बड़ा करें तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे साइन 30 डिग्री का मान कहें, साइन 60 डिग्री की वैल्यूज़ कहें एंड इंक्रीज करते चले जाएं, साइन 90 डिग्री का वैल्यूज़ कहें, तो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा साइन का मान बढ़ते 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 लास्ट में कितना मैक्सिमम वैल्यूज़ कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए यदि हम कहते हैं कि μ2 बाई μ1 को 1 से ग्रेटर कहे हैं, यानी इस वैल्यूज जो है साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो है, दैट इज का मतलब ये हुआ कि साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज ग्रेटर देन 1 से बड़ा होगा। μ2 अगर 1 से ग्रेटर है तो साइन आई और साइन आर का मान 1 से बड़ा होगा। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब ये हुआ कि साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर, और ये कब होगा, क्योंकि चूंकि साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है और साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, यानी एंगल छोटा रहेगा तो उसका मान भी छोटा होगा। तो इसका मतलब हुआ दैट इज यहाँ से हमें ये पता चला कि एंगल आई जो है वो ग्रेटर देन एंगल आर के इक्वल, एंगल आर से बड़ा होगा। जब μ2 इज 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब क्या है, एंगल आई का मान जो होगा वह ग्रेटर होगा किससे, एंगल आर से। तो जब हम इस ट्रैक को ड्रॉ करने जाएंगे तो अब हम एंगल आई इंसिडेंट एंगल ए है, तो अब जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा उसका मान जो है इंसिडेंट एंगल से कम हो जाएगा। मतलब अपने इस रास्ते को छोड़कर जो रे है इस रास्ते से होकर जाएगा और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को हम कहते हैं एंगल आर। देखिए अब यह एंगल आर जो है एंगल आई से छोटा हो गया। कब ये मिला, जब μ2 का मान क्या है, 1 से ज़्यादा है। अब देखिए μ2 1 से ज़्यादा है, उस परिस्थिति में लाइट जो है क्या हुआ कि टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ है। किसके तरफ बेंड हो गया, नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ है। और हम लोग देखते हैं कि μ2 बड़ा होने का, 1 से ग्रेटर होने का क्या कंसेप्ट है, तो हम लोग रिलेशन जानते हैं कि μ1 बराबर होता है c इंटू v1 और μ2 बराबर होता है, μ1 बराबर है c इंटू v1, c डिवाइडेड बाई v1 एंड μ2 इज इक्वल टू है c डिवाइडेड बाई v2 के इक्वल है। अब हम कहते हैं μ2 बाई μ1, केस कंडीशन को लेते हैं क्या कि μ2 बाई μ1 का मान जो है 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू μ2 इज ग्रेटर देन μ1।
इस रिजल्ट से तो यही मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो पता चला कि μ2 का मान किससे ज़्यादा है, μ1 से। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सेकेंड मीडियम का ज़्यादा है पहले मीडियम से। और जब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, μ2 का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। μ2 किसके इक्वल है, c डिवाइडेड बाई v2, एंड v2 इसका मान बड़ा होगा c डिवाइडेड बाई v1 से। देखिए c से c कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको इधर इसको इधर, यानी v1 इज ग्रेटर देन v2। यहाँ से हमें पता चला μ21 जब 1 से बड़ा है तो एक रिजल्ट हमने प्राप्त किया कि एंगल I एंगल R से बड़ा है। और दूसरा रिजल्ट हमें ये मिल रहा है क्या, कि V1 जो है ग्रेटर है V2 से। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट की स्पीड है वह फर्स्ट मीडियम में ज़्यादा है किससे, सेकेंड मीडियम में। और चूंकि लाइट की स्पीड कम कैसे होगी, जब ऑप्टिकल डेंस मीडियम होगा। यानी अगर कहा जाए कि इस दोनों मीडियम के आपस में तुलना करें तो पहले मीडियम के कंपैरिजन दूसरा मीडियम जो है ज़्यादा डेंस है, इसलिए जो है यहाँ पे लाइट की स्पीड कम हुई है। और यह स्पीड कम होने से हमें क्या पता चला कि जो इंसिडेंट एंगल है वह रिफ्रैक्टेड एंगल से क्या हो गया, बड़ा हो गया। या कहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो μ21 का मान है वह 1 से ग्रेटर हो गया। तो इससे हमें पता चल गया कि जो सेकेंड मीडियम है वह डेंसर है और जो फर्स्ट मीडियम है वह रेयरर है। यानी हम कह रहे हैं कि फर्स्ट मीडियम को रेयरर बोलें एंड सेकेंड मीडियम को हम क्या बोल रहे हैं, डेंसर बोल रहे हैं। तो रिजल्ट हमें क्या मिला कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट्स बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या हो गया, बेंड हो गया। और इसका रिवर्स केस को देखेंगे तो फिर हमें रिजल्ट मिलेगा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। इसका मतलब देखिए ट्रैक जो है इसका नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ है। तो आप एक कारण समझ पा रहे हैं कि वाई लाइट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन गोज फ्रॉम द रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो जो स्नेल्स का नियम था, इसी लॉ से हमने इसको मैथमेटिकली वेरीफाई करके बता पा रहे हैं कि लाइट जो है चूंकि अपने ट्रैक से बेंड हुआ है टुवर्ड्स नॉर्मल, इसका मतलब है कि जो सेकेंड मीडियम है उसमें लाइट की वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है फर्स्ट के कंपैरिजन जो है। चलिए केस को हम बदलते हैं, हम कहते हैं कि व्हेन जो μ21 का मान है यह μ21 जो है 1 से छोटा हो, तो जब μ21 1 से छोटा है यानी इस रेशियो की बात करें, यानी μ2 डिवाइडेड बाई μ1 का मान क्या होगा, 1 से छोटा होगा। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से पता चला कि जो μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 का वह किससे, 1 से छोटा हो गया। और इस केस में चूंकि μ2 बाई 1 से छोटा है तो इस रेशियो को देखिए, μ2 बाई μ1 किसके इक्वल होता है, साइन I डिवाइडेड बाई साइन R के इक्वल होता है स्नेल्स के अकॉर्डिंग। तो साइन I अपॉन साइन R जो होगा वो लेस देन 1 के इक्वल होगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करते हैं तो साइन I जो होगा वो लेस देन किसके होगा, साइन R के लेस देन होगा। तो यहाँ से पता चला कि एंगल I जो है लेस देन है किसके, एंगल R के। इसका मतलब अब इस कंडीशन में चूंकि अब रिवर्स कंडीशन हमने किया है क्या, कि इसको रेयरर कर दिया है और इसको हम कह रहे हैं कि डेंसर है, रेयरर हो गया और ये डेंसर हो गया। देखिएगा हम मैथमेटिकल भी वेरीफाई करेंगे तो यहाँ से पता चला कि एंगल I से एंगल R क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब अब जो है ट्रैक कुछ इस प्रकार से रिफ्रैक्टेड रे होगा। अब नॉर्मल के साथ इसकी एंगल को देखिए तो ये एंगल R है। तो देखिए अपना एक्चुअल पाथ इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अब ये इंक्रीज हो गया रिफ्रैक्टेड रे। तो एंगल I छोटा हो गया एंगल R से, ये इसका ट्रैक है। और दूसरी बात यदि वेलोसिटी की बात करते हैं तो मीडियम 1 की जो वेलोसिटी, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें पता चला है कि μ2
का मान जो μ2 जो है छोटा है किससे, μ1 से, तो μ2 की वैल्यू रखते हैं c डिवाइडेड बाई v2 इज लेस देन c डिवाइडेड बाई v1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और कैंसिल कर दीजिए तो v1 इज लेस देन v2। इससे ये पता चला कि वेलोसिटी जो है सेकेंड मीडियम की वेलोसिटी v2 जो है ग्रेटर है v1 से। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जो है जिस मीडियम में इंटर कर रही है सेकेंड मीडियम में, उसमें उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है पहले के कंपैरिजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह लेस डेंसर है, तो इसलिए किस में कन्वर्ट हो गया, रेयरर में कन्वर्ट हो गया। और ये ऊपर जिससे लाइट आ रही है वो डेंसर में आ रही है। तो अब कंसेप्ट हमें बना कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम व्हेन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से क्या हो जा रहा है, दूर हो जा रहा है। तो ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का जो है कंसेप्ट बताता है। चलिए यदि हम सिर्फ एक और कंसेप्ट को देखते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से, तो हम लोग देखें कि μ21 इज इक्वल टू, हम लिखते हैं μ2 डिवाइडेड बाई μ1 के, एंड μ12 इज इक्वल टू लिखेंगे μ1 डिवाइडेड बाई μ2। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। दैट इज, अभी दोनों को कंक्लूड करें तो क्या मिला हमें कंसेप्ट, μ21 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई μ12। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा और μ21 के इक्वल हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखकर यदि मान लेते हैं कि हमें μ12 का मान दे देता है कुछ 2 4 जो भी वैल्यूज दे दे, μ23 का वैल्यूज दे दे, μ3 4 का वैल्यू दे दे और कहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 4। तो इस प्रकार से हम लोग एक दूसरे से चैन की तरह सेट करेंगे और एक दूसरे से कैंसिल होता जाएगा और 1 और 4 का जो रेशियो हमें मिलेगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमें देगा μ14 प्राप्त होगा। तो अगर हम कहें कि डिफरेंट मीडियम से जब लाइट को पास कराएंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो उसका ट्रैक है वो डिफरेंट होगा। चलिए हम एक स्लैब को कंसीडर करते हैं ग्लास का, और इस स्लैब से हम लाइट को जो है पास कराते हैं और देखते हैं कि उसका ट्रैक क्या होगा। तो इंसिडेंट रे को मान लेते हैं कि कुछ एंगल से, नॉर्मल के साथ कुछ एंगल से जो है सरफेस पे फॉल किया है, मान लेते हैं कि नॉर्मल है फर्स्ट सरफेस से। तो यहाँ से नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल आई कहेंगे। चूंकि ये ग्लास है, ग्लास जो है और बाहर जो मीडियम जो है एयर है, ये भी मीडियम एयर है। इसका मतलब कि अब लाइट जो है रेयरर से डेंसर में आ रहा है। एयर से वाटर के में आने, एयर से ग्लास में आने का मतलब है कि लाइट जो है रेयरर से डेंसर में आ रहा है। तो एक्चुअल पाथ जो है लाइट का जाने का है, इसी पाथ पे लाइट को जो इस ग्लास से निकल जाना चाहिए था, ऐसे बाहर निकल जाना चाहिए इसे। लेकिन क्या होता है कि हम लोग अभी अभी कंसेप्ट देखे थे कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर देन बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। इसका मतलब कि अपने पाथ से अभी क्या हो जाएगा, बेंट हो गया, झुक गया। अब इस एंगल आई जो है एंगल आर से क्या हो गया, ग्रेटर है। एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर इस केस में। अब चूंकि अब वो ग्लास में लाइट ट्रेवल करेगा कुछ, फिर दूसरे एंड पे जब आता है तो फिर यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। अब जो है यह एंगल इंसिडेंट एंगल का काम करेगा। अब चूंकि इसको जाना चाहिए, लाइट को इस पाथ से इसको बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन चूंकि लाइट अब ग्लास से एयर में आ रहा है तो डेंसर से रेयरर में आएगा लाइट। तो कंसेप्ट हम लोग देखें कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसका मतलब अब ये अपने पाथ से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा और इस पाथ से निकलेगा। अब देखिए नॉर्मल और इसके बीच का जो एंगल होगा, अगर हम इसको कहें आर डैश और इसको हमने आर बोला है, तो एंगल आर डैश इज ग्रेटर देन एंगल
आर हो जाएगा। और दोनों के बीच में जो एक्चुअल यहाँ से बिना डेविएट हुए देखें इसका जो पाथ था और जो रियल हमने प्राप्त किया कि इस रास्ते से लाइट आया है, इमेजिनरी ए पार्ट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट की बात करते हैं, ये हमारा क्या है, लैटरल शिफ्ट जो है। तो ग्लास स्लैब में हम लोग इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। और भी हम कहें कि एक ग्लास स्लैब के बीच में वाटर डाल दें फिर दूसरा ग्लास स्लैब को रखें, तो इसी कंसेप्ट से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी निकाला जा सकता है। यदि यहाँ पे कहें तो साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू, इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू जी कहते हैं और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू ए कहते हैं। तो दिस इज इक्वल टू म्यू जी डिवाइडेड बाई म्यू ए एंड दिस इज इक्वल टू म्यू जी ए एंड दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। और फिर जब यहाँ पे बात करेंगे तो साइन आर डिवाइडेड बाई साइन आर डैश, दिस इज इक्वल टू जो होगा, अब सेकेंड मीडियम में गया है तो म्यू ए डिवाइडेड बाई म्यू जी, दिस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो इन दो सब कंसेप्ट को जो है ध्यान में रखकर हम आसानी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो है न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और कंसेप्ट को हम लोग देखें कि इसका एप्लीकेशन के रूप में देखें तो यदि आप मार्केट में जाइए और एक बाल्टी पानी ले लीजिए, सपोज मान लेते हैं कि एक कोई बाल्टी पानी है और इसके नीचे में आप एक छोटा सा ग्लास रख देते हैं और आप कहते हैं कि क्वाइंस इसमें डालिए, जिसका इसमें लिक्विड भरा हुआ है, वाटर भर देते हैं और कहेंगे कि क्वाइंस डालिए। यदि ये छोटे से ग्लास में आप क्वाइंस डालते हैं तो क्वाइंस आपका हो जाएगा, यदि नहीं जाएगा तो क्वाइंस मेरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप जो है एक इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो देखा जाता है कि मोस्टली आप ही बेनिफिट में रहेंगे, लेकिन बार बार प्रैक्टिस कर कर कोई लोकेशन को ढूंढ लिया जाएगा और उस लोकेशन से क्वाइंस को डालने पे जो है आपको फिर लॉस होने लगेगा। वैसे परिस्थिति में आप क्या करेंगे, फिर लिक्विड को चेंज कर देंगे और उसमें मटेरियल्स को मिक्स कर कर और डेंस बना देंगे, तो फिर लोकेशन चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण हो रहा है। जो पोजीशन है, रियल पोजीशन, एक्चुअल जो पोजीशन है और जो दिखाई दे रहा है, वो दोनों में अंतर है। अपरेंट डेप्थ की बात आती है। यदि हम कहें कि इस ग्लास को हम देखते हैं वर्टिकली, यहाँ से देखें, सीधा देखें, तो लाइट कोई भी चीज़ हमें क्यों दिखती है? अगर एक ग्रीन कलर दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि लाइट इस पे पड़ रहा है, सभी कलरों को ये एब्जॉर्व कर लेता है और ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करेगा तो हमें ग्रीन दिखाई पड़ेगा। उसी प्रकार से इस ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे हैं, चूंकि लिक्विड जो है ट्रांसपेरेंट है, तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट से लाइट जो है रिफ्लेक्ट हुआ है। और जब रिफ्लेक्ट हुआ है तो चूंकि हम वर्टिकल यहाँ से देखें तो इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन यही हम अपनी पोजीशन को बेंड कर कर देख पा रहे हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो ग्लास यहाँ पे रखा हुआ है, तो लाइट जैसे ही अब इस मीडियम से जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट जब सरफेस पे यहाँ से आएगा, तो चूंकि ये नॉर्मल सरफेस वाटर डेंसर से रेयरर में लाइट जा रहा है, तो एक्चुअल पाथ तो इसका ये होना चाहिए था, ऐसे ही बाहर निकल जाना चाहिए था लाइट को, लेकिन ऐसे ना जाकर अब एक चूंकि नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो डेंसर से रेयरर में लाइट जाता है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। इसी प्रकार से ये भी लाइट क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा। तो जब पीछे की तरफ इसको बढ़ाएंगे तो कहीं हमारा इधर मीट करेगा, तो ये लोकेशन जो है, इस ग्लास का लोकेशन यहाँ पे दिखाई देगा। तो जितने भी लोग होंगे जो दिखाई देगा उसी लोकेशन में क्वाइंस को डालेंगे। चूंकि ये इमेजिनरी लोकेशन है तो यहाँ पे आपके क्वाइंस जो है कुछ भी नहीं है, खाली स्पेस है, तो क्वाइंस नीचे चला जाएगा और ग्लास के अंदर नहीं जाएगा। चूंकि ग्लास तो रियल में यहाँ पे है और इसका इमेज यहाँ बन रहा है जो काल्पनिक रूप से जो है, और यहाँ पे आप जो है इस क्वाइंस को डाल रहे हैं और जो है आप धोखा खा जा रहे हैं।
तो देखिए दो बात हुई। अब इसकी डेप्थ की बात करें तो इसकी डेप्थ जो है हमारा, इस डेप्थ रियल डेप्थ कहलाएगा, इसको हम h कहते हैं। और जो इस डेप्थ की बात करें जहां इमेज बना हुआ है, तो इस डेप्थ की बात करें जिसको हम h1 कहते हैं, तो ये क्या है हमारा अपरेंट डेप्थ है, अपरेंट डेप्थ है। तो यहाँ से भी चूंकि एक चेंज हुआ है ट्रैक में, तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मटेरियल्स जो भरा गया है, इस मटेरियल्स के कारण ये लोकेशन चेंज होगा। जैसे ही मटेरियल्स को बदलेंगे फिर से लोकेशन इधर उधर चेंज हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, हम देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान जो होता है वह 1 या 1 से बड़ा होता है। तो 1 या 1 से बड़ा करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि जो रियल डेप्थ है उसका रेशियो करेंगे अपरेंट डेप्थ से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रियल डेप्थ, मतलब h डिवाइडेड बाय द डेप्थ ऑफ किसका, अपरेंट डेप्थ, यानी h1। अब देखिए रियल डेप्थ का मान क्या होगा, अपरेंट से ग्रेटर रहेगा, तो ग्रेटर वैल्यूज को छोटे वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान जो है 1 से ग्रेटर प्राप्त होगा। यदि लोकेशन इसका इसी पोजीशन में रह जाए तो हाइट दोनों कट कर हमारा क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। 1 या 1 से ग्रेटर जो है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनीशन हम लोग दो तरीके से कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, या कहें रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ। और देखिए क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सबस्टांस का जो क्लासिफिकेशन होता है, अगर हम कहें कि फिजिकल सबस्टांस है उसको हम लोग एक प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखें, कहें कि जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों अवेलेबल है उसको वेक्टर कहते हैं, जिसमें नहीं है उसको स्केलर कहते हैं। तो उस सबस्टांस को क्लासिफाई कर देते हैं वेक्टर और स्केलर में। यदि हम कहते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर को देखें, कहें कि इसमें जिसमें परमानेंट मैग्नेट पाया जाता है इसको हम कह रहे हैं कि पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक है, जिसमें नहीं पाया गया इसको डायमैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पे मैग्नेटिक मटेरियल्स को क्लासिफाई कर पा रहे हैं। तो उसी प्रकार से, या जो कहे कि मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है वो पैरा डाई, जो रिपेल पैरा और फेरो है, जो रिपेल करता है वो डाई है। तो अगर हम इसी प्रकार से लाइट के आधार पे यदि मटेरियल्स को क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं कि कौन सा मटेरियल्स क्या है, तो वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आधार पे हम कह सकते हैं कि यह मटेरियल रेयरर है और यह मटेरियल्स डेंसर है। देखिए जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, तो निश्चित रूप से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है 1 है वह रेयरर कहलाएगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वह डेंसर कहलाएगा। यदि हम कंपेयर करना है डायमंड और वाटर में, तो हम देखते हैं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि डायमंड जो है वो मोर डेंसर है इन कंपेरिजन टू जो है वाटर के कंपेरिजन। तो आई होप कि जो एक दोनों रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों के कंसेप्ट को आप समझ गए हैं। यदि कोई डाउट है तो आप ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।